Dear students, today I am going to discuss important literary terms for semester 1 for English honors. Okay, in this we have the first important literary term, basically poetic term, that is alliteration. Alliteration है क्या? Alliteration is a figure of speech used to create rhythm and bring focus to a line or sentence in a piece of written work of piece. Alliteration क्या है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्रिएट किया जाता है इसको किसी सेंटेंस में रिदम लाने के लिए, ताल लाने के लिए, एंड ब्रिंग फोकस टू अ लाइन, और किसी खास लाइन में फोकस दिलाने के लिए ताकि रीडर्स उसमें फोकस कर सके और उसे बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सके. Alliteration consists in the repetition of the same sounds or syllabus at the beginning of two or more words. यानी ये repetition of words होता है. इसमें जो repetition of words करने का मतलब है कि इसमें consonants होते हैं जो कि consonants repeat होते हैं बार बार. जैसा कि नेस्फील्ड ने कहा है, this produces a kind of musical effect, जिसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट दिखाई पड़ता है, और अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, और इसमें एक सीरीज ऑफ वर्ड्स रहता है, यूजुअली टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स. अगल बगल के जो वर्ड्स होंगे सब एक दूसरे से जो सीरीज में होंगे वो कॉन्सोनेंट्स के होंगे, हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आपको मिलेगा. हाउएवर समटाइम्स रिपीटेशन ऑफ साउंड्स अकर इनसाइड अ वर्ड, कभी कभी शब्द के अंदर रिपीटेशन होगा. ठीक है, तो एलिट्रेशन इज यूज्ड प्राइमरली इन पोइट्री. इसका यूज़ पोइट्री में हम लोग करते हैं. द पर्पस ऑफ alliteration इज टू मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट एंड डायरेक्ट द रीडर्स अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सेक्शन. जिस खास सेक्शन में हम रीडर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उस जगह इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, alliteration इज कॉमनली यूज टू ऐड इंटरेस्ट टू अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में इंटरेस्ट को शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स. The sounds created by alliteration establish a certain mood, emotion and rhyme in text. इसमें क्या होता है, जब alliteration यूज़ करते हैं तो इसमें मूड या इमोशंस, भावनाएं जिसको कहते हैं, राइम, ठीक है, ये सब पता चलेगा. जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ लोड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड. तो आप लोड का एल देख लीजिए, लर्निंग का एल देख लीजिए, लम्बरिंग का एल, तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे. ठीक है, दूसरा है अ रीलिंग रोड, अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शायर. यहाँ भी आर रिपीटेड है, आर रीलिंग में, रोड में आर, रोलिंग में आर. ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. कैकोफोनी. We have the next figure of speech. Cacophony is the use of a combination of words with loud, harsh sound. यानी बहुत ही harsh यानी कड़ा और बहुत ही कठोर आवाज़ इसमें आपको सुनाई पड़ेगा. In reality as well as literature. ये कभी कभी वास्तविकता भी इसकी होती है और लिटरेचर में इसका यूज़ होता है. In literary studies, this combination of words with rough or unharmonious sound are used for a noisy or conflicting poetic effect. यानी पोइटिक इफेक्ट डालने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है. इसमें कहीं हम बहुत ही हार्श आवाज़ का यूज़ करना चाहते हैं, कुछ खास चीज़ को बहुत ज़ोरदार तरीके से कहना चाहते हैं, कठोरता से कहना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं. कैकोफोनी इज़ कंसिडर्ड द ऑपोजिट ऑफ यूफोनी. यूफोनी का मतलब होता है बहुत सॉफ्टनेस के साथ, और कैकोफोनी जैसे इसका उल्टा है. ठीक है, विच इज़ द यूज़ ऑफ ब्यूटिफुल मेलोडियस साउंडिंग वर्ड्स. यूफोनी का मतलब है कि ये ब्यूटीफुल होता है, मेलोडियस होता है और ब्यूटीफुल साउंड करता है. कैकोफोनी कैन बी यूज्ड इन बोथ पोइट्री एंड एवरीडे कन्वर्सेशन. इसका यूज़ हम लोग कैकोफोनी का पोइट्री में भी करते हैं और बातचीत के भी संदर्भ में करते हैं. डिस्पाइट इट्स हार्शनेस, कैकोफोनी इज़ यूज्ड फॉर म्यूजिकलिटी इन राइटिंग. जब हम लोग कविता में इसका यूज़ करते हैं तो कभी कभी म्यूजिकल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. इट मेक्स यूज़ ऑफ connotative sounds to create disgust, frustration or interest in the reader with loudness, noisiness and energy in hard
कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की मदद से इसका यूज़ होता है जब हम क्रिएट करना चाहते हैं फ्रस्ट्रेशन को, इंटरेस्ट को, और लाउडनेस लाना चाहते हैं, लाउडनेस दिखाना चाहते हैं, और नॉइजीनेस और एनर्जी के साथ जब किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो कैकोफोनी का यूज़ करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल में, ही ग्रंटेड इन अ गफ वॉइस सेड गिव मी द ट्रैश एंड आई विल थ्रो इट आउट। तो यहाँ जोरदार तरीके से कहा जा रहा है, जैसे इस सेंटेंस में क्या किया गया, ग्रंटेड चिघाड़ना, गफ जोर से आवाज़ से बोलना, गिव पर जोर डाला जा रहा है। तो ये सब कुछ हार्श वर्ड जो है जी, उसका यूज़ किया गया है। दैट, ट्रैश एंड थ्रो इट आउट ऑल हैव हार्ड टी साउंड। इसमें सब में टी साउंड हार्ड है, इसीलिए इसका यूज़ जो कहेंगे ये कैकोफोनी का यूज़ होगा। आइए हम लोग देखते हैं कंसीट। कंसीट इज एन एलोबोरेट फिगर ऑफ स्पीच, एक विस्तृत फिगर ऑफ स्पीच जिसको कह सकते हैं, बड़ा इसका क्षेत्र होता है। फ्रॉम द लैटिन टर्म फॉर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से इसको लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है ये। अ पोएटिक कंसीट यूज्ड इन कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स और सिचुएशन, जब विपरीत स्थितियों की तुलना की जाती है। द कंपेरिजन में बी स्टार्टलिंग, फार फेज्ड, और जो तुलना होगी बिल्कुल काल्पनिक होगी, बहुत ही विशाल तरीके से या बहुत ही इनलार्ज तरीके से कल्पना करना। फैंसीफुल और हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत बौद्धिक होता है ये। एंड में डेवलप एन एनोलॉजी, और दोनों के बीच में संबंध होता है, एनोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप, टू इट्स लॉजिकल लिमिट्स एंड बियॉन्ड। दोनों का संबंध बिल्कुल नहीं मिलेगा, लॉजिकल लिमिट्स से ये बिल्कुल हट के होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं उसका हृदय विशाल आसमान की तरह, देन देख सकते हैं आप, बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है। जॉन डन हैज़ यूज्ड मेनी कंसीट्स इन हिज पोएम। जॉन डन जो कि एक बहुत ही महान कवि माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोइट। द गुड मॉरो में लिखा उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, और स्नॉर्टेड विन द सेवन स्लीपर्स डेन। कंसीट्स कैन बी यूज्ड इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री। कंसीट का प्रयोग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री में करते हैं, बट आर मोर कॉमनली फाउंड इन मेटाफिजिकल, यानी कि धार्मिक कविताओं में इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, रेनासा पोइट्री, पुनर्जागरण वाली कविताओं में। दिस लिटरेरी कॉल टू एक्शन कैन रियली गार्नर अ रीडर्स अटेंशन। ये भी रीडर्स की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए लाता है, खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिकॉज द कंपेरिजन बीइंग मेड इज सो स्ट्रेंज, क्योंकि ये जो तुलना होती है बिल्कुल विचित्र होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, अ ब्रोकन हार्ट इज लाइक अ डैमेज्ड क्लॉक, यानी एक टूटा हुआ हृदय जो होता है बिल्कुल एक डैमेज क्लॉक की तरह होता है, घड़ी की तरह होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंसीट। ओके, नाउ वी हैव हाइपरबोल, अ स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ऑथर यूजेज स्पेसिफिक वर्ड्स। ये स्पेसिफिक यानी विशेष प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया जाता है, विशेष वर्ड का, फ्रेजेस का यूज होता है। दैट एक्सेजरेट, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण बात होती है इसमें, एंड इसको अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। एंड ओवर एम्फेसाइज द बेसिक क्रक्स, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां से क्या होता है, ऑफ द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रैंडर मोर नोटिसेबल इफेक्ट। बहुत ही ग्रैंड और नोटिसेबल इफेक्ट पैदा करने के लिए कविता में इसका उपयोग किया जाता है। द पर्पस ऑफ हाइपरबोल इज टू क्रिएट अ लार्जर दैन लाइफ इफेक्ट इन ओवरले स्ट्रेस अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी खास बिंदु पर ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए। Such sentences usually convey an action or sentiment that is generally not practically, realistically possible or plausible, but helps emphasize an emotion. अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये इमोशंस को एम्फेसाइज करने के लिए, बहुत जोर देने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, और कभी इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी, आई एम सो टायर्ड आई कैनॉट वॉक अनदर इंच। जैसे मैं इतना थक गया हूँ कि 1 इंच भी नहीं चल सकता, तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। और आई एम सो स्लीपी आई माइट फॉल स्लीप स्टैंडिंग हियर, जैसे मैं इतना नींद महसूस कर रहा हूँ कि मैं खड़े खड़े यहीं सो जाऊँगा। तो ये हाइपरबोल का यूज़ है। वी हैव नेक्स्ट मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ another to suggest an analogy or likeness between them, or metaphor refers to a meaning or identity ascribed to one subject by way of another। यानी इसमें सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, एक जैसा चीज कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, इन अ मेटाफर वन सब्जेक्ट इज implied to be another
so as to draw a comparison between their similarities and shared traits. यानी दोनों में से कुछ कॉमन ऐसा चीज होगा जिसके बीच तुलना होगी. The first subject which who is the focus of the sentence is usually compared to the second subject. पहले सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से होगी, which is used to convey or carry a degree of meaning that is used to characterize the first. यानी दूसरे से जो तुलना होगी वो पहले का कैरेक्टराइजेशन करेगा. The purpose of using a metaphor is to take an identity or concept that we understand clearly. जैसे second subject and use it to better understand the lesser known element, the first subject. जैसे hope is the thing with feathers. तो जैसे आशा जो है वह क्या है जिसमें पंख लगी होती हैं. ठीक है, तो यह एक ऐसी तुलना है कि आशा को भी हम नहीं देख सकते हैं और उसमें पंख लगा हुआ है, तो आशा की कुछ गुण पंखों से मिल रही है. ठीक है, तो इसलिए ये मेटाफर का यूज कहलाएगा. नाउ वी हैव ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन इज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी डिवाइस. ये बहुत खास प्रकार का डिवाइस होता है. द वर्ड ऑक्सीमोरोन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक फॉर पॉइंटेडली फुलिश, यानी बेवकूफ़ इसको कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण, शार्प, कीन एंड मोरस, फुलिश यानी उल्टा, तेज भी और बेवकूफ़ भी. तो ऑक्सीमोरन्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन रिटन इंग्लिश बिकॉज दे कैन मेक इफेक्टिव टाइटल्स. इससे टाइटल्स बड़ा इफेक्टिव होता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप. ठीक है. एड ड्रामेटिक इफेक्ट, इसमें ड्रामेटिक इफेक्ट भी दिखता है. एड फ्लेवर ऑफ स्पीच, स्पीच में फ्लेवर आता है. एंड कैन समटाइम्स बी यूज टू अचीव अ कॉमेडिक इफेक्ट, और इसमें कॉमेडी का इफेक्ट भी दिखाई पड़ता है. ठीक है. As it allows the author to use contrasting concepts placed together in a manner that actually ends up making sense in a strange and slightly complex manner. यानी strange होगा, थोड़ा complex भी होगा. And it helps us to perceive a deeper level of truth and explore different layers of semantics while writing its rhetorical device that uses an ostensible self-contradiction to illustrate a rhetorical point or to reveal a paradox. यानी एक तरह से ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. एक तरफ तो अच्छा बताएगा, दूसरी तरफ जस्ट इसका उल्टा. जैसे देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप, तो यहाँ पर लव भी दिखाया जा रहा है और हेट भी दिखाया जा रहा है. तो ये शो करता है ऑक्सीमोरन को. सडनली द रूम फिल्ड विथ अ डेफनिंग साइलेंस, तो बहरा कर देने वाला और साइलेंस मतलब शांति. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहरा भी हो रहा है उस आवाज़ से और शांति भी हो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीमोरन. नाउ वी हैव personification, which is very important, and it is basically used in poetry. A wonderful figure of speech. In personification, inanimate object and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी वस्तु को बना दिया जाता है जीवित, यानी उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, उसको पर्सन मान के यूज करते हैं. रेन ने ऐसा कहा है. अंडर दिस फिगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर बेस्टोड विथ ह्यूमन फीलिंग्स. उसमें मानवीय गुण डाल दिए जाते हैं, भावनाएं डाल दी जाती हैं, उन सेंसिटिविटीज को डाल दिया जाता है. पर्सोनिफिकेशन कनेक्ट्स रीडर्स विद द ऑब्जेक्ट दैट इट पर्सोनिफाइड. Personification can make description of non-human entities more vivid or can help readers understand, empathize with, react emotionally to non-human characters. यानी non-human characters को एक human की तरह समझकर जब पेश किया जाएगा तो उसको हम personification कहते हैं. जैसे their honor comes a pilgrim gray, यानी यहाँ सम्मान जो है वो तीर्थ यात्रा कर रहा है. तो इस तरह से सम्मान को, ऑनर को कहा जा रहा है, एक जीवित व्यक्ति की तरह इसको समझा जा रहा है. डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, यहाँ मृत्यु को मनुष्य की तरह मानकर कह रहा है कि वो अपने हाथ राजा की तरफ बढ़ा रहा है, अपने ठंडे हाथ, कोल्ड हैंड को राजा की तरफ बढ़ा रहा है. अ लाई हैज़ नो लेग्स, जैसे एक झूठ के पाँव नहीं होते, तो झूठ को एक जीवित व्यक्ति मान लिया गया है. ठीक है, तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है. पैराडॉक्स.
विरोधाभास की स्थिति, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स आइडियाज दैट आर कंट्राडिक्टरी। इसमें कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज जो होंगे वो विरोधाभास वाले होंगे टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। येट व्हेन प्लेस्ड टुगेदर, जब एक साथ इनको रखा जाएगा, दे होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑन सेवरल लेवल्स, इनका खास वैल्यू भी पता चलेगा हर लेवल पे। द यूनिकनेस ऑफ पैराडॉक्सेस लाइज इन द फैक्ट that a deeper level of meaning and significance is not revealed at first glance। पहली झलक में आप इसके अर्थ को, इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे, but when it does crystallize it provides astonishing insight। जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो बहुत ही विचित्र दृष्टि आपको दिखाई पड़ेगी इसमें। and the purpose of a paradox is to arrest attention and provoke fresh thought। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कविता में? किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और फ्रेश थॉट को प्रोवोक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। द स्टेटमेंट जैसे लेस इज मोर इज एन एग्जाम्पल, यानी कम ज़्यादा होता है, तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, नाउ वी हैव सिमिली। सिमिली क्या है? सिमिलीज आर अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट यूज द वर्ड्स लाइक और एज, यानी की तरह। ठीक है, टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों की तुलना होती है। सिमिलीज आर अ राइटिंग टेक्निक यूज बाय पोइट्स, पोइट्स के द्वारा यूज किया जाता है। सिमिलीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। रेफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग पैरेलल्स और कंपैरिजंस बिटवीन टू अनरिलेटेड एंड डिसिमिलर थिंग्स, यानी दो विपरीत चीज़ों में जब तुलना की जाएगी, चाहे वो वस्तु हो, थिंग्स, पीपल, बीइंग्स, places and concepts by using similes a greater। इसका उपयोग सिमिलीज की मदद से किया जाता है। सिमिलीज सीन इन क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर हम जब देखते हैं, सच एज इन द पोएम अ रेड रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, यानी प्रेम की तुलना लाल लाल फूल से की गई है। तो प्रेम और फूल बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, लेकिन इनकी तुलना की गई है, डिसिमिलैरिटी है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज इसको हम कहेंगे। नाउ वी हैव बैलाड स्टैंजा। अ स्टैंजा यूज्ड इन बैलाड, यानी वह स्टैंजा जो कि बैलाड लिखने में किया जाता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जब आप देखेंगे तो बैलाड स्टैंजा उसमें भी समझाया गया है। अ 4 लाइन स्टैंजा, ये 4 लाइन का स्टैंजा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्ड फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स इन आयम्बिक टेट्रामीटर एंड राइम्ड सेकेंड एंड फोर्थ lines in iambic trimeter. It consists of 2 lines in ballad meter, usually printed as a 4-line stanza with a rhyme scheme of ABCB, as in the wife of Assurswell, which begins जैसे कि the wife of Assurswell, जिसमें ये यूज किया गया, ऐसे there lived a wife at Assurswell। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में वेल है, वो राइम्ड नहीं है तीसरे लाइन से, लेकिन जो दूसरा लाइन है वो चौथे लाइन से राइम्ड है। तो यहाँ यही बताया गया कि ये 4 लाइन का स्टैंजा होता है, इसमें सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम्ड होता है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन अनराइम्ड होते हैं, यानी इनकी राइमिंग स्कीम नहीं मिलती है। तो ये बैलाड स्टैंजा कहलाता है। इसमें टेट्रामीटर का यूज़ किया जाता है और आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप बेहतर समझेंगे जब आप स्कैंशन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज एन अनराइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर। ये अनराइमिंग होता है, ब्लैंक वर्स अनराइमिंग होता है क्योंकि इसीलिए ब्लैंक कहा गया इसको। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 मीटर की कविता होती है। ऑल्सो कॉल्ड हीरोइक वर्स, इनको हीरोइक वर्स भी कहते हैं हम लोग। दिस 10 syllable लाइन इज द predominant rhyme of traditional English dramatic and epic poetry। ये पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री में इसका यूज़ किया जाता था, एपिक पोइट्री में। एज इट इज़ कंसिडर्ड द क्लोजेस्ट टू इंग्लिश स्पीच पैटर्न्स, और इंग्लिश स्पीच पैटर्न्स में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। इट वॉज डिवेलप्ड इन इटली एंड बिकेम वाइडली यूज ड्यूरिंग द रेनासा। इसकी शुरुआत इटली में हुई और रेनासा के दौरान इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया, बिकॉज इट रिजेंबल्ड क्लासिकल अनराइम्ड पोइट्री। ये क्लासिकल शास्त्रीय है, अनराइम्ड है, तो ठीक है। ये आयम्बिक 2 syllables का होता है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड होता है। एज इन टुडे, जैसा कि हम लोग
आज भी इसका उपयोग हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बेहतर समझ पाएंगे जब आप स्कैंशन, मैं बनाऊंगा जब वीडियो स्कैंशन का, तो आप समझ पाएंगे कि आयम्बिक क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि आपको ये लिखना है, इसलिए आप इसको इसी प्रकार लिखेंगे। वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक पोएम्स सच एज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में इसका उपयोग किया गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है। कपलेट। कपलेट क्या है? A couplet is a literary device that can be defined as having two successive rhyming lines in a verse. कविता के फॉर्म में होती है और दो सक्सेसिव लाइन्स होते हैं, ये दो ही लाइन की होती है। एंड हैज़ द सेम मीटर, दोनों में मीटर एक ही होता है। टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट, और इसमें संपूर्ण सोच दो ही लाइन में डाला जाता है। इट इज़ मार्क्ड बाय अ यूजुअल राइम, रिदम, स्कीम। ठीक है। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेसिफिक अटरेंस, और ख़ास तरीके से इसका उच्चारण भी होता है। और इस पे जो इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी कि जो इसका निर्माण होता है, वो इनकॉर्पोरेट जो किया जाता है इसको, वो ख़ास तरीके से होता है। इसमें रिदम और राइम स्कीम जो होता है वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। कपलेट में भी फॉर्मल यानी क्लोज्ड हो सकता है ये, और रन ऑन ओपन यानी कि ओपन भी होता है। इन अ फॉर्मल और closed couplet, each of the two lines is end stopped, implying that there is a grammatical pause at the end of the line of verse. In a run-on or open couplet, the meaning of the first line continues to the second. यानी पहले वाले प्रकार में क्या होता है कि ग्रामेटिकल पॉज होता है और अंत में लाइन में जाके ख़त्म होता है। लेकिन दूसरे यानी ओपन कपलेट में क्या होता है कि पहला लाइन में मीनिंग की शुरुआत होती है और कंप्लीट ये जाकर सेकेंड लाइन में होता है। जैसे एक कपलेट का उदाहरण यहाँ दिया गया है। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कपलेट। सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो यहाँ सी और दी का राइमिंग स्कीम मिल रहा है, दोनों का मीटर एक है। तो इस तरीके से हम लोग कपलेट को समझते हैं। नाउ वी हैव ओटावा राइमा, ओरिजिनली एन इटालियन स्टैंजा ऑफ 11 syllable लाइन्स। ओटावा राइमा क्या है? ये एक इटालियन स्टैंजा है जो 8 लाइन का होता है और 11 सिलेबल्स इसमें होते हैं। सिलेबल्स का मतलब होता है जो टूटते हैं जब हम मीटर को जोड़ते हैं या मीटर को गिनते हैं, तो वो सिलेबल कहलाता है। ठीक है। नाउ वी हैव ओटावा राइमा, ओरिजिनली एन इटालियन स्टैंजा ऑफ 8-11 syllable लाइन्स। ओटावा राइमा एक स्टैंजा है जो कि इटली से इसकी शुरुआत हुई और ये 8 लाइन का होता है, 11 सिलेबल्स इसमें होते हैं। आप सिलेबल्स बेहतर समझेंगे इस कैंसन में। विथ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी, ये 8 लाइन आप देख रहे हैं। ए बी 2 लाइन, ए बी 2 लाइन 4, ए बी 6 और सी सी 2, 8। तो ये 8 लाइन का होता है। सर टॉमस याट ने इसकी शुरुआत की थी इंग्लिश में। दिस स्टैंजा फॉर्म्स वेर ऑफन यूज्ड इन एपिक पोइट्री, इसका उपयोग एपिक पोइट्री में किया जाता है। and would usually center around serious subjects matter और heroic and adventurous themes। ये बहुत ही खास तरीके के कविताओं में इसका यूज़ किया जाता है, ऐसे एपिक पोइट्री में जहाँ पर बहुत ही हीरोइक और एडवेंचरस कहानियाँ होती हैं, थीम्स होते हैं। ओरिजिनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पोएम्स, लंबी कविताओं में इसका यूज़ किया जाता है ऑन हीरोइक थीम्स। इट लेटर केम टू बी पॉपुलर इन द राइटिंग ऑफ मॉक हीरोइक वर्क्स, मॉक हीरोइक वर्क्स में इसका उपयोग बाद में किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Ottawa Rima. So dear students, thanks a lot. I hope that it will be very useful for you in semester 1. So watch the video completely and subscribe the channel if you are new to the channel. Thanks a lot again. Have a good day.